हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले शब्द के साथ। और आज का सबसे पहला शब्द है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो देखो लास्ट में IBLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ईजी सा लग रहा है इम्पॉसिबल, मतलब जो अलाउड ना हो उसको आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल। चलो हमने इम की बात ही करी है तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप मुझे उन वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। इनएविटेबल, inedible, illegible, incorrigible, unassailable। चलिए सभी लोग मुझे इन वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे सबसे पहले। एवरीवन, दिस वन। सॉरी एवरीवन फॉर द डिस्टर्बेंस। एक और वर्ड लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज इररिप्रोचेबल। चलिए, इनएविटेबल जिसको आप रोक नहीं सकते, जो कि होगा ही होगा, दैट कांट बी अवॉइडेड। इनएडिबल जिसको आप खा नहीं सकते, दैट कांट बी ईटन। इलेजिबल जिसको आप पढ़ नहीं सकते, दैट कांट बी रेड। इनकॉरिजिबल जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, दैट कांट बी करेक्टेड। अनअसेलेबल जिसको आप हरा नहीं सकते, दैट कांट बी डिफीटेड। इररिप्रोचेबल जिसकी आप निंदा नहीं कर सकते, मतलब जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको इंसान को क्या बोलते हैं? इररिप्रोचेबल मीन्स दैट कांट बी क्रिटिसाइज्ड। अपने आप को हटा लेती हूँ मैं क्योंकि वी विल रिक्वायर स्पेस, सम स्पेस। अच्छा, दैट कांट बी क्रिटिसाइज्ड का मतलब क्या है? वो इंसान एकदम पाक साफ है, उस इंसान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब वो कैसा इंसान है? इमैक्यूलेट है, इम्पेकेबल है। उसके बाद प्रिस्टीन है, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है। मतलब उस इंसान की आप बुराई कर ही नहीं सकते, वो इंसान क्या है? एक तरीके से हर चीज में एकदम परफेक्ट है। अच्छा, एक वर्ड और रह गया हमारा जो इंपॉर्टेंट है, इनविंसिबल। इसका मतलब क्या होता है? जिसको आप हरा नहीं सकते, दैट कांट बी डिफीटेड। चलो, तो इम्परमिसिबल जो अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है, मतलब प्रोहिबिटेड है, रोका हुआ है। अनएक्सेप्टेबल है, इनएडमिसिबल है, मतलब अलाउड नहीं है। एंटोनिम्स दोगे, परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है, अलाउबल है। तो कोर्ट ने रूल किया, तो कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया
कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव किया जा रहा है जेंडर के बेसिस पे, वो अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, इनडोमिटेबल का मतलब भी वही होता है जिसको आप हरा नहीं सकते, तो इनविंसिबल का ही वो सिनोनिम होता है। कौन सा वर्ड होता है? इनडोमिटेबल, जिसको आप हरा नहीं सकते। एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अनटीनेबल। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। अनटीनेबल क्या होता है? जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप कह रहे हो कि सही है लेकिन आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो वो सही है, दैट इज अनटीनेबल, मीन्स दैट कांट बी जस्टिफाइड। जिसको आप क्या नहीं कर सकते? जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सेटबैक। सेटबैक मीन्स किसी भी तरह का फेलियर, उसको क्या बोलते हैं? सेटबैक। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अ रिवर्सल और स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस क्या हो गई? कम हो गई। हिंड्रेंस रुकावट आ गई, ऑब्स्टिकल आ गया, डिले आ गया, सेटबैक आ गया, फेलियर आ गया। एंटोनिम्स, आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, एडवांसमेंट, सक्सेस, आगे बढ़ रहे हो। तो कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करी, एक फेलियर फेस किया जब उनके प्रोडक्ट जो है सेफ्टी टेस्ट को फेल कर गया, तो कंपनी को एक बहुत ही बड़ा क्या मिला? सेटबैक मिला। अगला वर्ड रेसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लो। एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। आर्टिकल 370 को क्या किया गया था? एब्रोगेट किया गया था। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हम लोगों ने आर्टिकल्स भी बहुत सारे पढ़े थे। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रेसेंड करना, रिवोक करना, रिपील करना, एनल करना, नलीफाई करना, क्वैश करना, कैंसल करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि उसको क्या कर दिया गया? उस आर्टिकल को हटा दिया गया था। एक्शन की बात कर रहे हैं, सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब्स हैं। तो रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना, रिपील कर देना, हटा देना, वही रिपोक, रिवील, एनल और ये सारे के सारे वर्ड्स। हटा दिया, कैंसिल कर दिया। एंटोनिम्स, एनफोर्स, लागू किया, इम्प्लीमेंट, लागू किया, अपहोल्ड किया मीन सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो हटा देगी उस कंट्रोवर्शियल लॉ को। कंट्रोवर्शियल में जिस पे बहुत लड़ाई हो रही हो, कैसा हो? कॉन्फ्लिक्टिंग हो। कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स लड़ाई वाला लॉ। किसके बाद? जब इतने सारे मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज, जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए तो उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि वो उस कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ को हटा देगी। जेपर्डी, जेपर्डी मीन्स किसी तरह का खतरा। तो किसी तरह का खतरा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेपर्डी है। ये एक नाउन फॉर्म है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका वर्ब फॉर्म होता है जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है? टू पुट इन डेंजर, किसी चीज को खतरे में डालना। इसका एक और सिनोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम पे आता है, इम्पेरल करना, थ्रेटन करना। इन सब का मतलब क्या होता है? कि आप क्या कर रहे हो? डेंजर में डाल रहे हो। तो जियोपर्डी नाउन है, ये सारे के सारे क्या है? वर्ब्स हैं। तो डेंजर है लॉस का, हार्म का, फेलियर का। रिस्क है, पेरिल है, हजार्ड है। एंटोनिम सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोल्जर्स की लाइफ जो है खतरे में थी उस फियर्स बैटल के दौरान, उस खतरनाक बैटल के दौरान जो सोल्जर की लाइफ थी वो किस में थी? खतरे में थी। चलो खतरे की बात कर रहे हैं तो वर्ड्स याद करते हैं। मुझे खतरनाक वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर खतरनाक खतरनाक है तो कैसी है? कोशिश करो कितने सिनोनिम्स बता पाते हो। ऐसे ही याद होंगे बेटा, मैं बार बार ऐसे ही पूछती रहूंगी आपसे और आपको याद होते चले जाएंगे। खतरनाक है कोई चीज़, राइट। पेरिलस है, थ्रेटनिंग है, मीनेसिंग है, फेटल है, नोक्शियस है, इनेमिकल है, परनिशियस है, डेट्रीमेंटल है, हजार्डस है, डेलिटेरियस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? फिर तबाही मचा देने वाली भी है तो खतरनाक ही है। कैटास्ट्रॉफिक है, कैटाक्लाइजमिक है, कैलामिटस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो चीज़ कैसी है? बहुत ही खतरनाक है। सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव्स है। चलो
अगला वर्ड है सप्लांट करना। सप्लांट करने का मतलब क्या है, किसी की जगह ले लेना। तो एक को हटा के आपने दूसरा रख दिया तो मतलब उसने क्या कर दिया, उसको सप्लांट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो रिप्लेस करना है, किसी की जगह लेना। रिप्लेस कर दिया, सुपरसीड कर दिया, एक को हटा के दूसरा रख दिया। ओवरथ्रो कर दिया, एक को हटा दिया। एंटोनिम्स रिटेन, उसको हटाया नहीं, उसको वही मेंटेन किया है। अपहोल्ड किया है मीन्स मेंटेन किया, उसको हटा नहीं रहे। तो जो नया सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, पुराने वाले सिस्टम को सप्लांट कर देगा, पुराने वाले सिस्टम को हटा देगा। अच्छा, आउटडेटेड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ आर्केइक है, आउटडेटेड है मतलब पुरानी है। पुरानी का मतलब क्या होता है, आर्केइक है। ऑब्सोलीट है मतलब नो लॉन्गर इन यूज, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक और वर्ड होता है प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, पुरानी है। अगले वर्ड पे आते हैं, रिकैलिब्रेट करना। री शब्द का मतलब क्या होता है, अगेन। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना। तो अगर आप किसी चीज़ को रिकैलिब्रेट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको दोबारा से एडजस्ट कर रहे हो, उसमें क्या ला रहे हो, कुछ चेंजेस ला रहे हो। तो एडजस्ट करना या करेक्ट करना किसी चीज़ को, एक्यूरेसी या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकैलिब्रेट करना। रीएडजस्ट करना, रिकन्फिगर करना, फाइन ट्यून करना मीन्स ठीक करना। एंटोनिम्स, उसने आपने उसको और ख़राब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, ख़राब कर दिया, डिसऑर्गेनाइज कर दिया, ख़राब कर दिया। तो इंजीनियर्स को मशीन को रिकैलिब्रेट करना पड़ा, चेंजेस लाने पड़े, जिससे कि वो प्रिसाइज, प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है, एक्यूरेट, जिससे कि वो बहुत ही एक्यूरेट नापातोली कर सके। ट्वीक करना भी बोल सकते हैं। ट्वीक करने का मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ में कुछ चेंजेस कर रहे हो, मीन्स ट्वीक कर रहे हो। लॉर्डेबल मीन्स तारीफ के लायक। तो अगर कोई चीज़ लॉर्डेबल है मतलब तारीफ के लायक है, लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा, मुझे तारीफ करने के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर हम किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, कमेंड कर रहे हैं, यूलोजाइज कर रहे हैं, एक्सटॉल कर रहे हैं, लॉर्ड कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं। फ्लैटर थोड़ा सा अलग हो जाता है, फ्लैटर का मीनिंग होता है चमचागिरी करना, बट वो भी प्रेस का एक नियर सिनोनिम है कि हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की भर भर के तारीफ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग चमचागिरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लैटरर्स, है ना। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, साइकोफैंट्स। साइकोफैंट कौन होते हैं, जो लोग चमचागिरी करते हैं। इन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, साइकोफैंट और फ्लैटरर्स, ये दोनों के दोनों नाउन्स है। चलो, कॉम्प्लीमेंट इस तारीफ करना या तारीफ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो कंप्लीट करता है। तो ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, जो कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड से बना है, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट तारीफ है। चलो, तो लॉर्डेबल मीन्स जो चीज़ तारीफ के लायक हो। डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन, कमेंडेशन यहीं से बना, तारीफ के लायक हो। एडमायरेबल हो, कमेंडेबल हो, प्रेज वर्दी हो, तारीफ के लायक हो। एंटोनिम्स, डिसग्रेसफुल, शर्म के लायक है। कंडेमनेबल है, निंदा की जा सकती है। ब्लेम वर्दी है, निंदा की जा सकती है। तो उसकी जो कोशिशें थी पड़ोस को क्लीन करने की, वो तारीफ के लायक थी, और उन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया कि वो ज्वाइन करें। चलो, अब हमें बुराई की भी बात करें तो कुछ बुराई के सिनोनिम्स भी बता दो पहले मुझे। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम क्या क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम्न कर रहे हैं, बी लिटिल कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, जाइब, स्नीयर कर रहे हैं। डांटने वाले वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसके नियर बाय सिनोनिम्स होते हैं। चेस्टाइज कर रहे हैं, एडमोनिश कर रहे हैं, चाइड कर रहे हैं, कास्टिगेट कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं, रेप्रीमैंड कर रहे हैं, मतलब डांट रहे हैं। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सेंश्योर कर रहे हैं,
टॉन्ट कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? डांटना। हाँ, रेप्रीहेंड कर रहे हैं, लम्बास्ट कर रहे हैं, डिस्पैरेज करना, किसी की बुराई करना, अपब्रेड करना, किसी को डांटना, फिर डांटने का पुल अप करना, च्यू आउट करना। एक इडियम पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम था, रीड द रायट एक्ट। इसका मतलब क्या था? डांटना। रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना। टेक टू टास्क, इसका मतलब क्या था? डांटना। स्कॉफ करना, राइट, डांटना। बिरेट करना, बुराई करना, डांटना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है किसी को खराब खराब बोलना, उसको डांटना, उसकी बुराई करना। चलो, सारे के सारों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या? एक्शन की बात कर रहे हैं सब में, तो सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पिटेंस। लास्ट में ENC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, मतलब आपके अंदर सक्षमता है उस काम को अच्छे से करने की, कैपेबिलिटी है, प्रोफिशिएंसी है, स्किल है। नहीं कर पा रहे हो तो इनकॉम्पिटेंस है, इनएडिक्वेसी है, इनएबिलिटी, उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो बोर्ड ने सवाल उठाया, किस चीज़ पे सवाल उठाया? मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस पे, कि मैनेजमेंट के पास कितनी स्किल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बोर्ड ने सवाल उठाया। चलो, स्किल की बात कर दी है, स्किल की बात कर दी है, तो पहले मुझे स्किल्ड लोगों के कुछ सिनोनिम्स बता दो। जिन लोगों के अंदर स्किल्ड है, जिन लोगों के अंदर स्किल है, उनको क्या क्या बोल सकते हैं? वो लोग कैसे हैं? एस्ट्यूट है, डेफ्ट है, एड्रॉइट है, डेक्स्ट्रस है, इंजीनियस है, सेगेशियस है, पर्सपिकेशियस है, वाइज है। फिर कुछ केयरफुल, मतलब बहुत केयरफुल, बहुत सोच समझ के एक्शन लेते हैं, तो मेटिकुलस है, प्रूडेंट है, डिलिजेंट भी कह सकते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं काम में दिमाग के साथ, डिलिजेंट है। फिर सर्कमस्पेक्ट है, चारों तरफ देख के काम करते हैं, केयरफुल रहते हैं, चेयरी है, वेयरी है, वॉचफुल है, विजिलेंट है, बहुत ध्यान रखते हैं चारों तरफ का, हीडफुल है, केयरफुल है। फिर और कोई वर्ड? श्र्यूड है, दिमाग वाले हैं, कैनी है, दिमाग वाले हैं, विटी है, दिमाग वाले हैं, अडेप्ट है, स्किल्ड है, फास्टिडियस है, बहुत केयरफुल है, बहुत दिमाग लगा के काम करते हैं। जो लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं, उनका एक इडियम भी होता है, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। हर चीज़ को लेके क्या होते हैं? हर चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। तो ये सारे के सारे किसके हो गए? दिमाग से काम करने वाले लोगों के। प्रोफिशिएंट हैं अपने काम में, राइट, अपना काम करना आता है, अच्छे से अपना काम करना आता है। फिर वो वाले वर्ड्स रह गए, रैशनल है, लॉजिकल है, जुडिशियस है। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या था? द नेक्स्ट वर्ड वॉज सेगेशियस आ गया भाई। लास्ट में OUS है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। अभी अभी सेगेशियस का तो पढ़ ही लिया। सेगेशियस मीन्स जिनके अंदर डिसर्नमेंट होता है। उसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, डिसर्निंग है। डिसर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? मेंटल शार्पनेस। डिसर्नमेंट मीन्स शार्पनेस। तो बहुत दिमाग उनका काम करता है, बहुत अच्छा जजमेंट होता है इन लोगों का। ये लोग वाइज होते हैं, इनसाइटफुल होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, जुडिशियस होते हैं। अभी ये सारे सिनोनिम्स पढ़े ही थे। एंटोनिम्स फुलिश होते हैं, बेवकूफ़ से होते हैं, अनवाइज होते हैं, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती इनके अंदर। क्या है? इम्प्रूडेंट है, प्रूडेंट पढ़ा ही था। अच्छा, मुझे फुलिश लोगों के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर फुलिश है तो उसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? कल की क्लास में हमने पढ़े थे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। तो अगर फुलिश है तो यहाँ लिख लेते हैं। चलो, इसका मतलब ल्यूनाटिक है,
क्रेजी है। इनसेन भी बोल लेते हैं। इनसेन का मीनिंग क्या होता है? इनेन भी बोल लेते हैं। उसकी जो बुद्धि है बहुत कम चलती है, मतलब ऐसे इंसान को क्या बोल देते हैं? डिम विटेड भी बोल देते हैं। फिर कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे ना हेयर ब्रेन बोलते हैं। हेयर इज रैबिट, तो हेयर का ब्रेन कहते हैं। हार गया ना वो कछुए और हेयर वाली रेस में, तो हेयर ब्रेन का मतलब ही होता है ऐसे लोग क्या है, बुद्धि है ही नहीं उनके अंदर। फिर एक वर्ड और होता है मोटी बुद्धि बोलते हैं उन लोगों को ना, थिक हेडेड है। थिक हेडेड का मतलब क्या हो गया? मोटी बुद्धि वाले हैं। एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रिजेबल है। मीन्स बिल्कुल भी बुद्धि है ही नहीं। फुलिश है। फिर वो वाले वर्ड्स तो इजी वाले हैं, स्टूपिड है। एक और वर्ड होता है मोरॉन, ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती। इडियट है। एक और वर्ड होता है फूल हार्डी, ये भी किन लोगों के लिए यूज किया जाता है? वो लोग जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, जो लोग बहुत बेवकूफ से होते हैं। सारे के सारों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल द वर्ड्स वर एडजेक्ट। तो उसके जो सेगेशियस, जो वाइज डिसीजंस थे, उसने कंपनी को मदद करी कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच पाई। एग्जासर्बेट कर देना, दर्दों को और बढ़ा देना। दर्द को और बढ़ा दिया मतलब एग्जासर्बेट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो किसी प्रॉब्लम को और ख़राब कर देना, एग्रवेट कर देना, वर्सन कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, ख़राब कर देना। सुकून दिया, एलिविएट किया, रिलीव किया, ईज किया। अब सुकून देने के तो सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, लिख नहीं रही मैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहले पी वाले सारे वर्ड्स बताओ। पैसिफाई करना, प्लाकेट करना, पैलिएट करना। एक और वर्ड रह रहा है पी वाला, दैट वाज प्रोपिशिएट करना। मिटिगेट करना, मॉलिफाई करना, एले करना, एसुएज करना, एलिविएट करना, लल करना, ईज करना, रिलैक्स करना, सूद करना, ट्रैंक्विलाइज करना। इन सब का मीनिंग क्या होता है? सुकून देना। तो पल्यूटेड एयर ने क्या किया? रेस्पिरेटरी कंडीशंस को और ख़राब कर दिया। कौन से शहरों में? जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। ब्रिंग इन, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना, ब्रिंग इन करना। होल्ड अप, वाई आर यू होल्डिंग इट अप? इसको तुम और डिले क्यों कर रहे हो? इसको और पोस्टपोन, अच्छा पोस्टपोन करने के क्या इडियम्स होते हैं? सॉरी, क्या फ्रेज होता है पोस्टपोन करने का? पुट ऑफ कर देना। पुट ऑफ कर देने का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर देना। होल्ड अप का मतलब है रोक क्यों रहे हो, इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो? लैश इनटू, किसी को बहुत बुरा बुरा बोलना, दैट इज व्हाट लैश इनटू। अभी कुछ फ्रेजेस और पढ़े थे, पुल अप करना, च्यू आउट करना, रीड द राइट एक्ट, टेक टू टास्क। इन सब का मीनिंग भी क्या था? उसको बहुत डांटना, बहुत बुराई करना। ओन अप करना, वाई डोंट यू ओन अप योर फॉल्ट्स? अपनी गलतियों को मानते क्यों नहीं हो? तो ओन अप करना इज व्हाट? मान लेना, एडमिट कर लेना, कन्फेस कर लेना। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। वुल ओवर द आईज, किसी को धोखा देना। आपने किसी की आंखों के आगे वुल लगा दिया, मतलब पट्टी बांध दी, मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। तो टू ट्रिक और डिसीव समवन। जंप थ्रू हुप्स, इसके थ्रू आपको जंप करना है। इसका मतलब आपको बहुत ही मुश्किल काम करना है। तो डू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट और अचीव समथिंग। किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ही मुश्किल मुश्किल चीज़ें करना। आपने देखा होगा सर्कस में शेर को करवाते हैं, तो शेर जंप्स थ्रू हुप्स, तो शेर क्या करता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करता है। अप इन द एयर, अभी भी हवा में ही लटका हुआ है, मतलब अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक सेटल नहीं हुआ है, अभी तक नहीं पता क्या होगा, अभी भी हवा में ही लटका हुआ है। मीन्स इट इज़ स्टिल अप इन द एयर, अभी भी एयर में ही है। बाय द बुक, रूल्स के हिसाब से। गेट डाउन टू बिजनेस, चलो वो काम शुरू करते हैं जो करना है। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, लेट्स स्टार्ट द वर्क दैट हैज़ टू बी डन। वो क्या, हाँ, डिफिकल्ट टास्क का एक क्या होता है? दो इडियम्स होते हैं, बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। एक होता है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टास्क। कोई काम जो बहुत मुश्किल है वो हरक्यूलियन टास्क है। क्या इंग्लिश सीखना हरक्यूलियन टास्क है? नहीं, इंग्लिश सीखना तो बहुत आसान काम है। आप बस एडिटोरियल और परफेक्शन में रेगुलरली आओ, इंग्लिश आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इट इज़ व्हाट? हरक्यूलियन टास्क। दूसरा होता है एक्किलीज हील। क्या इंग्लिश आपकी एक्किलीज हील है? एक्किलीज हील का मतलब क्या होता है? वीकेस्ट थिंग, वीकेस्ट पॉइंट। नहीं मैम, इंग्लिश तो बहुत स्ट्रांग है हमारी।
इट इज़ नॉट आवर एक्किलीज हील, मीन्स बहुत ही कमज़ोर पार्ट। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आए। चलिए आज के आर्टिकल पे आते हैं। लेट्स कम टू टुडेज आर्टिकल। आज का आर्टिकल है मोर एंड बेटर, ज़्यादा और अच्छा, और इंडियाज़ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल लग रहा है। चलिए पढ़ेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4000 बच्चे देख रहे हैं बट 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत के तुरंत जितने स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, आज परफेक्शन नया वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितने ही बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच नहीं लिया है आज के आज ले लेना। 40% डिस्काउंट की भी आज लास्ट डेट है, इसके बाद आपको 40% का डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा परफेक्शन बैच में। चलिए इसको रीडिंग करेंगे पहले। चलिए कैसे लेना है एडमिशन एकदम लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से कर सकते हो। चलो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग जो आया, रूलिंग का मतलब क्या है, जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन, आप कोई भी रिजर्वेशन नहीं कर सकते, कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता। किस चीज़ के बेसिस पे आरक्षण नहीं हो सकता, रेसिडेंस, रेसिडेंस मीन्स रहना, तो कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता रेसिडेंस के बेसिस पे, रहने के बेसिस पे। कहाँ पे, इन एडमिशन टू, एडमिशन के केसेस में टू पीजी मेडिकल कोर्सेज। तो जो पीजी, पीजी का मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज जो हैं, ये जो जजमेंट है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स मैच कर रहा है, किस चीज से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज को कंपलसरी बनाता है, मैंडेट का मतलब क्या होता है, कंपल्शन, कि इक्वालिटी को लेके आओ लॉ के आगे। तो लॉ जो है इक्वालिटी के हिसाब से बनाओ, बट मे एडवर्सली, एडवर्सली मीन्स नेगेटिवली, लेकिन ये नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है प्रायोरिटीज के ऊपर, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो सबसे ऊपर है उनको लेके, और हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स को लेके स्टेट्स के। द कोर्ट हैज़ रिमाइंडेड एवरीवन, कोर्ट ने हर किसी को याद दिलाया है दैट देयर इज ओनली वन डोमिसाइल फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए सिर्फ एक ही डोमिसाइल होता है। डोमिसाइल का मतलब क्या है, जहां आप रहते हो। तो इंडियन का मतलब सिर्फ इंडियन है, आप ये नहीं कह सकते कि वो गुजराती है, वो राजस्थानी है, वो पंजाबी है, नहीं, इंडियन का मतलब सिर्फ इंडियन होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को याद दिलाया है इंडियंस को, एंड दैट द राइट टू सीक एडमिशंस, और जो एडमिशंस लेने का हक है एनीवेयर इन द कंट्री, कंट्री में वो कहीं भी एडमिशंस ले सकते हैं, मस्ट बी ओपन टू रेसिडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स। तो आप रेसिडेंसी के हिसाब से एडमिशन नहीं ले सकते भाई, हर किसी को एडमिशन लेने का हक है। तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि अगर आप गुजरात में हो और आप गुजराती हो तो ही आपको गुजरात की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये बिल्कुल ही गलत है। इंडियंस की सिर्फ एक ही डोमिसाइल होती है कि वो इंडियन है, वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड नहीं होते हैं। तो हर किसी के पास हक है पूरे इंडिया में कहीं भी एडमिशन लेने का। दिस इज इन लाइन, इन लाइन का मतलब भी क्या होता है, मैच कर रहा है। ये किस चीज से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है विद अ सीरीज ऑफ, सीरीज मीन्स बहुत सारे वर्डिक्स आए, वर्डिक्स का मतलब क्या होता है, जजमेंट्स। तो बहुत सारे जजमेंट्स आए ऑन द क्वेश्चन, इस सवाल के ऊपर, वेदर देयर कैन बी एडमिशंस, क्या एडमिशंस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को लेके कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किसको प्रेफर कर रहा है, या फिर रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स को लेके कि कौन सा इंसान कहाँ रहता है। इस बात पे बहुत सवाल आए, तो बहुत सारे जजमेंट्स आए। द व्यू इज दैट, जो
सारे कोर्ट्स का व्यू था, जो नज़रिया था वो ये था कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, कि जो इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है, दैट इज चूजिंग कैंडिडेट्स, इंस्टीट्यूट उन कैंडिडेट्स को, उन बच्चों को प्रेफर कर रहा है हु हैड पास्ड आउट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, कि वो इस इंस्टीट्यूशन से निकले। ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो एमबीए में, तो एमबीए वाले कॉलेज में क्या पूछा गया कि आपने अपना बीबीए या बीटेक कहाँ से किया था। अगर वो अच्छे कॉलेज से किया था तो वो एडमिशन दे देते हैं। तो ये जो है कि ये जो कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है कि वो किस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हैं एडमिशन के लिए पीजी कोर्सेज में इन द सेम इंस्टीट्यूशन में, इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। तो ये चीज़ तो अलाउड है कि भाई इंस्टीट्यूशन प्रेफर कर सकता है कि किसको एडमिशन देना है। और जो एडमिशन है यूजी मेडिकल कोर्सेज का, उनका एक रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो इस एरिया के हो। प्राइमरी मेनली क्यों? क्योंकि बेसिक मेडिकल नीड्स जो होती हैं एक रीजन की, आप उनको बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हो अगर आप वहीं के लोगों को एडमिट करो, दो वहीं के लोगों को अगर आप एडमिशन दो तो उस एरिया की मेडिकल नीड्स को आप एड्रेस कर सकते हो। सेम बैकग्राउंड के लोगों को अगर एडमिट करो तो, जिससे कि जो डॉक्टर्स निकलेंगे सिस्टम में से वो वहां पे पब्लिक सर्विस देंगे। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि देखो, जब भी पीजी मेडिकल कोर्सेज की बात होगी तो वहां पे रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि कहाँ के रेसिडेंट हो उसके हिसाब से एडमिशन दिया जा रहा है। तो पीजी में नहीं होना चाहिए, यूजी में हो सकता है। तो कोर्ट का व्यू क्या है? यूजी में हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हो सकता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल गुजरात के लोगों को ज़्यादा एडमिट कर रहे हो या राजस्थान के लोगों को ज़्यादा एडमिट कर रहे हो, तो हो सकता है फिर वो डॉक्टर्स भी गुजरात के एरियाज को हैंडल करेंगे, और अगर गुजरात को मेडिकल नीड्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो अच्छा होगा। तो यूजी के कोर्सेज में रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकता है, बट पीजी के कोर्सेज में रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोर्ट का व्यू है। और इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन? चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे सभी लोग। एक तो मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एक अफेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, राइट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, मस्ट बी और ओपन वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, कैन हैव वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एड्रेस्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, रेंडर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। एवरीवन? चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग कर लेंगे। चलिए, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? जजमेंट, रूलिंग। ये दैट से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो जजमेंट जो आया है वो मैच कर रहा है। तो कौन सी चीज़ है जो कंसिस्टेंट है, कौन सी चीज़ मैच कर रही है? जजमेंट मैच कर रहा है। रूलिंग सिंगुलर था इसलिए इज लगाया था। अफेक्ट का भी सब्जेक्ट रूलिंग ही है, लेकिन ये जो है नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो कौन सी चीज़ अफेक्ट करेगी? जजमेंट अफेक्ट करेगा। तो इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट रूलिंग था। राइट आपका नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। मस्ट बी ओपन, तो मस्ट बी जो राइट टू सीक एडमिशंस एनीवेयर इन द कंट्री मस्ट बी ओपन, तो इसका मस्ट बी का सब्जेक्ट राइट ही है। ओपन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ओपन एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओपन को एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ओपन को अगर वर्ब की तरह यूज किया जाता तो ओपनड लिखा होता, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, नो सब्जेक्ट। इज का सब्जेक्ट क्या है? जो व्यू है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, ये कॉमा कॉमा के बीच में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसका सब्जेक्ट है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इज द सब्जेक्ट। कैन हैव का सब्जेक्ट क्या है? एडमिशन। ये प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, तो इसका सब्जेक्ट हो गया एडमिशन। इसका सब्जेक्ट क्या है? कौन सी चीज़ को? नीड्स को। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, तो इस एड्रेस का सब्जेक्ट है नीड्स। रेंडर का सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर्स। ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, तो इस रेंडर का सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर्स। कितने लोग इसमें, बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब के क्वेश्चंस थे, वर्ब दूर दूर थे, सब्जेक्ट दूर दूर थे। बहुत प्यारा पैसेज था ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सीखने के लिए। चलो अब यहाँ पे ग्रामर कर लेते हैं। द आर्टिकल हो गया, सुप्रीम कोर्ट नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, इंडिया नाउन हो गया, रूलिंग जजमेंट नाउन हो गया, दैट कंजंक्शन हो गया, देयर प्रोनाउन हो गया,
कैन बी दोनों वर्ब हो गई, नो एडजेक्टिव हो गया, रिजर्वेशन नाउन हो गया, बेस्ड वर्ब हो गया, ऑन प्रपोजिशन हो गया, रेसिडेंस नाउन हो गया, इन प्रपोजिशन एडमिशन नाउन, टू प्रपोजिशन पीजी मेडिकल एडजेक्टिव हो गया, कोर्सेज नाउन हो गया, इन वर्ब हो गया, कंसिस्टेंट एडजेक्टिव हो गया, with preposition the article constitutional adjective mandate noun, of preposition equality noun, before preposition का रोल प्ले कर रहा है, law noun, but conjunction may verb, adversely adverb affect verb, the article priorities noun, and conjunction healthcare adjective requirements noun, of preposition the article states noun. कितने लोग के आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू. मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग. चलिए आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं. However, लेकिन ऑन द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पे कि जो हायर क्वालिफिकेशंस हैं, ब्रुक का मीनिंग क्या होता है? टॉलरेट. कि ये जो प्रिंसिपल, टॉलरेट का एक फ्रेजल वर्ब क्या होता है? पुट अप विद. तो इस प्रिंसिपल पे कि जो हायर क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, वो टॉलरेट नहीं करेंगे, झेलेंगे नहीं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज. मतलब वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे किसके साथ? मेरिट के साथ. भाई भाई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में वही लोग जाएं जिनका मेरिट हो, जिनके पास वो स्किल्स हो. द प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मीन्स कॉमन. तो कॉमन व्यू क्या है? कॉमन नजरिया ये है कि जो पीजी कोर्सेज हैं शुड नॉट बी ओपन फॉर, वो ओपन नहीं होने चाहिए किसी भी तरह की रेसिडेंशियल प्रेफरेंस के लिए. तो पीजी कोर्स में कोई रेसिडेंशियल प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए कि इंसान कहाँ का है. एज द नीड, क्योंकि ज़रूरत क्या है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करें, ये ज़रूरत सबसे ज़्यादा है. तो हमें बेस्ट टैलेंट लेके आना है, हमें कोई रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं रखनी है. मैनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स हैं, डू फिलअप, ये भरती हैं पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स को इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, भरती हैं. और जो सीट्स अवेलेबल होती हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस में, बैरिंग दोज मीन्स एक्सेप्ट दोज, किसको छोड़ के? जो कि ये ऑल इंडिया बेसिस पे भरी जाती है विद कैंडिडेट्स ड्रॉन फ्रॉम देयर ओन स्टेट्स. तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसा करती हैं. तो बहुत सारी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो उनमें पोस्ट ग्रेजुएट की जो सीट्स होती हैं उनको अपने ही स्टेट के कैंडिडेट से भर देती है. या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टेट गवर्नमेंट को सीट्स मिलती है उनको भी अपनी स्टेट के लोगों से भरती है. तो ये चीज़ होती है. कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, जो बाकी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीजी मेडिकल कोर्सेज को एंटर कर सकते हैं एक स्टेट में सिर्फ और सिर्फ नेशनल कोटा से ही, दूसरी तरीके से नहीं कर सकते. ये जो सिस्टम है अब ये इम्परमिसिबल हो गया है. अब ये अलाउड नहीं है कि स्टेट रेसिडेंस के हिसाब से सीट्स को फिल करे. अब इसका खुद का जस्टिफिकेशन है, ये खुद सही है, मतलब मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ. ऑथर कह रहे हैं बिल्कुल सही सिस्टम बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सही जजमेंट दिया है कि रेसिडेंट के बेसिस में पीजी कोर्सेज में, रेसिडेंसी के बेसिस पे पीजी कोर्सेज में एडमिशन मत दो. क्योंकि जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं वो बैकबोन होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेडिकल सर्विसेज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में.
इन एडिशन इसके अलावा ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके पास एडिशनल इंसेंटिव भी होता है, एडिशनल मोटिवेशन भी होता है कि वो गवर्नमेंट सर्विस को भी ज्वाइन कर लें, एंड देयर बाय मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट। और इसका कारण इसका रिजल्ट क्या है कि एलिजिबिलिटी को एक्वायर करना, तो वो एलिजिबिलिटी को एक्वायर करते हैं कि वो पीजी कोर्सेज को अप्लाई कर पाए सर्विस कैंडिडेट्स की तरह। तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हैं और जिससे कि उनको क्या मिल जाता है, सर्विस कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि फिर वो अप्लाई कर पाते हैं, फिर वो एडमिशन ले पाते हैं। सदर्न स्टेट्स जो है पर्टिकुलरली मीन्स स्पेशली या मेनली हैव इन्वेस्टेड, सदर्न स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है मेडिकल एजुकेशन में। हर एक कॉलेज एवरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑथर ने क्या बोला कि भाई पीजी कैंडिडेट्स को रेसिडेंसी के बेसिस पे मत करो, अभी बहुत सारी स्टेट्स हैं करती हैं, अब ये इम्पॉसिबल हो गया है, अब ये अलाउ नहीं होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना बहुत बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं। गवर्नमेंट सर्विस को क्यों ज्वाइन करते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार वो गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे तो उससे उनको कोटा मिल जाएगा पीजी कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो इंसेंटिव होता है बच्चों के पास गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करने का, गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो देश का भला होगा। बट वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि उनको पीजी कोर्स में एडमिशन मिल जाए। तो ये जो स्टेट का रेसिडेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ये तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, और ये हट गया है, बहुत अच्छी बात है। फिर ऑथर ने लास्ट में बोला कि सदर्न स्टेट्स ने बहुत काम किया है मेडिकल एजुकेशन में। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, दीज वुड लाइक टू, तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगी, भरने की कोशिश करेंगी ज्यादा कैंडिडेट्स को अपनी स्टेट से, जिससे कि उनकी मेडिकल सर्विसेज चलती रहे। तो यही करेंगी, सदर्न स्टेट सोचेंगे कि भाई मेरे यहाँ का कॉलेज है, मैंने कॉलेज बनाया है, तो मैं अपने लोगों को इसमें एडमिशन दूं, जिससे कि ये लोग मेरी ही स्टेट में आके काम करें। एंड विद एन आई, और जो इनका नजर है, किसके ऊपर नजर है, फ्यूचर मैन पावर नीड्स, कि आगे मुझे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो भाई मैं ही इनको अपने लोगों को एडमिशन देती हूँ, जिससे कि मेरे लोग मेरे यहाँ रह के ही काम करें। इट इज एक्सपेक्टेड, इस बात की उम्मीद थी कि जो एग्रीव्ड स्टेट्स हैं, एग्रीव्ड में जो परेशान स्टेट्स हैं इस जजमेंट से, वो अब इसका रिव्यू मांगेंगे कि भाई इस जजमेंट को चेंज करो, इस जजमेंट को दोबारा से देखो। इट इज लाइकली मीन्स इस बात के चांसेस हैं, ये चीज पॉसिबल है कि जो वर्डिक्ट है, ये जो जजमेंट है, विल रिजल्ट इन, इससे क्या होगा, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको एक तरीका और मिल जाएगा स्टेट के रोल को रोकने का मेडिकल एडमिशंस में। तो इस जजमेंट से क्या होगा कि यूनियन गवर्नमेंट को एक तरीका और मिल गया कि स्टेट के रोल को वो रोक पाए एडमिशंस में। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जो डिस्टिंक्शन इन द कोर्ट, जो कोर्ट ने जो डिफरेंस क्रिएट किया है पीजी और यूजी कोर्सेज में। तो कोर्ट ने क्या बोला कि यूजी कोर्सेज में तो आप एडमिशन ले सकते हो रेसिडेंसी के बेसिस पे, पीजी में नहीं ले सकते। तो ये जो अलग अलग चीजें की हैं कोर्ट ने, डिस्टिंक्शन किया है, जब प्रायोरिटाइज करने की बात आती है, ऊपर रखने की बात आती है लोकल नीड्स को, स्टेट की नीड्स को, मे बी अ साउंड आर्ग्यूमेंट, ये एक बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो सकता है इन इटसेल्फ, अपने आप में, फॉर क्वेश्चनिंग दी कॉन्टिन्यूइंग टेंडेंसी टू सेंट्रलाइज इवन यूजी एडमिशंस अक्रॉस स्ट्रीम्स। तो अभी सरकार क्या कोशिश कर रही है कि अंडर ग्रेजुएट के एडमिशंस को भी सेंट्रलाइज कर दिया जाए, वो भी स्टेट की जिम्मेदारी ना हो, स्टेट के कंट्रोल में ना हो। तो इस पे अब सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा लॉजिक दिया है कि भाई यूजी कोर्सेज में तो एडमिशन स्टेट कर सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोकल नीड्स को एड्रेस करना होता है। द सोल्यूशन लाइज इन, सोल्यूशन किस चीज में है कि हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा बना दें हर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर सॉरी एवरीवन,
अगर एक जैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह हो जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस। समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन? चलिए आ जाते हैं टोन पे। टोन कैसी है? एनालिटिकल है, फॉर्मल है, ना किसी की बुराई करी ना किसी की तारीफ करी, बेसिकली इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेटिव, एनालिटिकल और फॉर्मल है, बैलेंस्ड व्यू है बेसिकली, है ना। चलो अच्छा स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आज से ना परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो परफेक्शन बैच तो करेंगे ही करेंगे, आज फ्राइडे है तो क्लास तो होगी ही होगी, बट शाम के टाइम पे होगी, क्योंकि अभी मुझे ट्रैवल भी करना है बैक टू नोएडा। तो शाम के टाइम पे जैसे ही वापस पहुंच के क्लास होगी आप लोगों की परफेक्शन की, अराउंड 7 PM। ठीक है, क्योंकि स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तो इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो आज की जो परफेक्शन की क्लास करेंगे हम 7 बजे करेंगे। वील मीट एट 7 PM फॉर परफेक्शन क्लास। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आंसर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेसिडेंशियल प्रेफरेंस हम यूजी कोर्स में दे सकते हैं बट पीजी में नहीं दे सकते। आंसर इज सी। बी वाले बच्चों ने महापाप कर दिया है। क्या गड़बड़ कर दिया? इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस अलाउड है यूजी में बट ऑन नॉट इन पीजी? नहीं, रेसिडेंशियल प्रेफरेंस की बात हुई थी पैसेज में। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पीजी में है या नहीं ये तो मेंशन ही नहीं हुआ। अगला, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेके ऑथर ने क्या कंसर्न एक्सप्रेस किया है? क्वालिटी खराब हो जाएगी ऐसा तो नहीं बोला। हाँ, स्टेट्स की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, स्टेट्स अब कर ही नहीं पाएंगी, सेंट्रलाइज हो जाएगा सिस्टम, स्टेट्स की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी? नहीं। स्टूडेंट्स डिस्करेज हो जाएंगे, एडमिशन ही नहीं लेंगे? नहीं। आंसर इज बी, स्टेट्स की पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहुत बड़ा इशू है जो पैसेज ने सजेस्ट किया है? मेडिकल ट्रेनिंग में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं। पीजी सीट्स की कमी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? नहीं। ओवर सेंट्रलाइजेशन है? नहीं। इशू क्या है कि एक जैसी एजुकेशन नहीं है सब जगह, सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा अच्छी है, सदर्न स्टेट्स ने बहुत काम किया है उसमें, तो यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन होगी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इशू इज दिस। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं, अब हम पैसेज स्किम करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ना। अनक्लियर एजेंडा, एजेंडा अभी भी क्लियर नहीं है, वो करना क्या चाहते हैं अभी भी क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसी एजेंडा के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। एवरी वन टेल मी द मेन आइडिया।
हाँ जी, क्या एजेंडा है देखते हैं। पॉलिसी एजेंडा को एक फेलियर मिला जब एक मेमो आया उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसने बोला कि फेडरल फंड्स को रोक दिया जाएगा जो बहुत सारी सर्विसेज के लिए हैं। तो इस मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब ट्रंप जी ने क्या किया, ट्रंप जी ने एक मेमो निकाला, एक डॉक्यूमेंट निकाला, एक ऑर्डर निकाला कि जो पैसा सोशल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है उस पैसे को फ्रीज कर दो, मतलब अब वो यूज नहीं होगा। तो इस चीज को जज ने ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने कुछ ऑर्डर निकाला, जज ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो मिस्टर ट्रंप को एक फेलियर को फेस करना पड़ा। कंफ्यूजन हुआ कि किस तरह के प्रोग्राम्स इम्पैक्ट होंगे, किस तरह का पैसा उन्होंने रोका है। तो व्हाइट हाउस ने क्या किया, इस मेमो को हटा दिया, मतलब उसने बैक पेडल किया, फिर वापस ले लिया अपना ऑर्डर। जो फेडरल ग्रांट्स और लोन्स दिए जाते हैं इतने ज़्यादा, वो किस लिए दिए जाते हैं, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स के लिए दिए जाते हैं, इतने सारे लोगों के लिए। इस हफ्ते की शुरुआत में जब ये मेमो पब्लिश किया गया था तो ऐसा क्या लगा था कि स्कूल को जो फंड दिए जाते हैं, जो हॉस्पिटल को जो फंड दिए जाते हैं, शेल्टर्स को, जो लोगों के घरों के लिए जो फंड दिए जाते हैं, वो सब खतरे में है। और ज़्यादातर क्या होता है, वो पॉलिसीज जो कमज़ोर लोगों को हेल्प करती है वो सारे के सारे फंड्स खतरे में है। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, पूरा पैराग्राफ यही कह रहा है कि फंड्स को मिस्टर ट्रंप ने रोकने की कोशिश करी। अब वो फंड्स किस चीज़ के लिए थे पता तो नहीं था, हर कोई अनुमान लगा रहा था कि हेल्थ केयर के लिए हैं, एजुकेशन के लिए थे, ये फंड्स रुक जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये नहीं कर सकते। तो मिस्टर ट्रंप ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। दिस वॉज द मेन आइडिया। बेटा मैं अभी सूरत में हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मैं सूरत क्यों आई हूँ। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा नोएडा दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना मुझे कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। सो वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम एक ऐसी सिटी में शिफ्ट करें जहाँ ये पोल्यूशन ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने चंडीगढ़ देखा, हम लोगों ने सूरत देखा। अभी कुछ दिन बाद वील सी पुणे ऑल्सो, पुणे भी एक बार देखने जाएंगे। एंड इवेंचुअली वी विल शिफ्ट इन वन ऑफ दोज सिटीज़ जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। तो इसी वजह से हम सूरत आए थे, हम परसों सूरत आए थे देखने के लिए। बट चीज़ें यहाँ पे उतनी अभी नहीं समझ में आई हैं। तो लेट्स सी कहाँ शिफ्ट होते हैं। अच्छा आपको एक एक इंसिडेंट और बताती हूँ। अभी ना जब मैं एयरपोर्ट से जा रही थी तो मेरा डिजी यात्रा होता है दिल्ली में ना, जिससे आप बहुत जल्दी चेक इन कर सकते हो एयरपोर्ट में। तो मेरा डिजी यात्रा वर्क नहीं कर रहा था और हमारी फ्लाइट जस्ट निकलने वाली थी। तो जो सिक्योरिटी वाला होता है वहाँ पे मैं एंटर करी और मेरा डिजी यात्रा वर्क नहीं कर रहा था। तो देयर वॉज अ मैन ओवर देयर जो चेकिंग कर रहे थे, बहुत लंबी लाइन थी। तो ही आस्ट मी, फिर मैं लाइन में जाके बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो गई। तो फिर मैं आ गया, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया। तो ही आस्ट मी मैम आप कैसे हो। तो आई वॉज लाइक ऐसे ही पूछ रहे होंगे मैम आप कैसे हो। एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट क्योंकि उन लोगों को अलाउड नहीं होता कि वो इंटरेक्ट कर सकें या कुछ भी कर सकें। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने बोला मैम मैं अच्छी हूँ। तो देन ही जस्ट सेड वन वर्ड, निमिषा बंसल इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल। मतलब ही शोड मी, मतलब ही वॉज नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद मी दैट मच, बट ही शोड मी कि ही वॉज अ स्टूडेंट। एंड आई फेल्ट सो नाइस, मतलब इतना अच्छा लगता है ना कभी कभी ये सब चीज़ें देख के, ये सब चीज़ें करके कि एडिटोरियल सेशन इज रीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल। एंड बहुत सारे बच्चे उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इनफैक्ट जो लोग वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इट। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। तो उसने अलाउ किया नहीं कि, ऑफ कोर्स अलाउ तो कर दिया, बिल्कुल टाइम पे हम लोग पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच।
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया है कि जो बेनिफिट्स थे जैसे कि न्यूट्रिशन में हेल्प मिलती थी, स्टूडेंट लोन्स जो थे वो अफेक्ट नहीं होंगे इस फ्रीज से, जो पेमेंट रोका जा रहा है, जो फंड्स रोके जा रहे हैं। ना ही मेडिकेयर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स या फंड्स तो दिए जाते हैं वो रुकेंगे। रेंटल असिस्टेंस सिमिलर प्रोग्राम्स भी नहीं रुकेंगे। इस सब चीज़ों के बावजूद भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से बोला कि वो प्रेसिडेंट के कमिटमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कि वो फंडिंग को दोबारा से चेक करेंगे, सरकार का जो वेस्ट हो रहा है, मतलब पैसा जो वेस्ट हो रहा है उसको रोकेंगे। व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने जो फंड्स रोके थे उसको हम वापस ले रहे हैं, हम सिर्फ मेमो को वापस ले रहे हैं जो हमने अनाउंसमेंट किया था। ना के बराबर डाउट है कि मिस्टर ट्रंप जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करेंगे सोशल सर्विसेज पे। जो उन्होंने अप्रोच फॉलो करी, बिना सोचे समझे जो अप्रोच फॉलो करी, इसकी वजह से लोग परेशान हो गए। तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर ट्रंप ने आते इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए ना। एक उन्होंने डिसीजन क्या लिया कि जो फंड्स होते हैं सोशल सर्विसेज के लिए उसको वो फ्रीज कर दे। हालांकि उन्होंने बोला कि इससे एजुकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लोन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या जो हम हेल्प करते हैं मेडिकेयर में, न्यूट्रिशन में, उस समय कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने वो मेमो दिया कि फंड्स को हम फ्रीज कर रहे हैं, ये लोगों के लिए बड़ा ही हैरान कर देने वाला था लोगों को। हालांकि उन्होंने वो वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट फिर से दे दिया, अभी के लिए हमने ये सिर्फ मेमो वापस लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फंड्स फ्रीज नहीं करेंगे। मतलब वो फंड्स फ्रीज करेंगे, वो फंड्स रोकेंगे। उनको लगता है सरकार पैसा वेस्ट कर रही है काफी सारी सोशल सर्विसेज में, तो वो जो वेस्टेज हो रहा है वो उस वेस्टेज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो ये जो मेमो आया इसमें लोगों को लेके डाउट भी हो गया कि कहीं वो चीज़ों को, मतलब जो फंड्स कांग्रेस ने, मतलब उनसे पहले वाली जो जो फंड्स कांग्रेस ने, मतलब जो लोगों ने, जो वहाँ के लॉ मेकर्स ने अलग अलग किए हुए थे कि ये फंड इस चीज़ को दिया जाएगा, ये फंड इस चीज़ को दिया जाएगा, कहीं वो उसको चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो जो कांग्रेशनल लॉ मेकर्स हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। चिंता वाली बात ये भी है कि मिस्टर ट्रंप ने अपने आप को ना इस तरीके से लोगों से घेर लिया है कि वो उनको एक्चुअल में उनका फीडबैक नहीं देते। मिस्टर ट्रंप जो है बहुत अच्छे हो गए होंगे लोगों को मैनेज करने में, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ना पोलराइजेशन ना कर दे, बांट ना दे। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में एक ही मेन आइडिया लिखा हुआ है कि मिस्टर ट्रंप को ना सोच समझ के अब काम करना चाहिए। उनको ना वो जो जैसे स्टेप्स उठा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेशनल लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने कुछ स्टेप्स बनाए थे कि ये वाला फंड इसके लिए रखा जाएगा, ये वाला फंड इसके लिए रखा जाएगा, वो फंड को कम कर रहे हैं, फंड्स को फ्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी की पूरी कांग्रेस में क्या कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। जो कि क्या है, बहुत गलत है। डिविसिव अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मिस्टर ट्रंप को नहीं करना चाहिए। चलो लास्ट टू क्वेश्चंस आंसर्स बताएंगे। मिस्टर ट्रंप, ये पैसेज क्या इंप्लाई करता है मिस्टर ट्रंप के रिलायंस को लेके इंडिविजुअल्स जो कि प्रोजेक्ट 2025 से अलाइंड है। चलो कीवर्ड्स मार्क करो, रीड दिस लाइन। प्रोजेक्ट 2025 ये लिखा हुआ था। तो यहां से लेकर यहां तक सभी लोग रीडिंग करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे।
ध्यान से पढ़ो। इस बात को लेके चिंता भी है कि मिस्टर ट्रंप ने अपने आप को घेर लिया है। मिस्टर ट्रंप ने अपने आप को किस चीज से घेर लिया है? विद एकोलाइट्स। एकोलाइट्स से घेर लिया। एकोलाइट्स का मतलब क्या होता है? एकोलाइट्स का मतलब होता है वो लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, वो लोग जो उनको असिस्ट कर रहे हैं। कौन से एकोलाइट्स हैं? जो किन आइडियाज को मानते हैं? जो उन आइडियाज को मानते हैं जो प्रोजेक्ट 2025 के हैं, विद सम रिगार्ड। जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राइट विंग का एजेंडा है जो कि क्या करेगा? लोगों को बांट देगा। ये पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को तो सॉल्व नहीं करेगा, चीजों को तो सॉल्व नहीं करेगा, ये लोगों को बांट देगा। तो ये राइट विंग एजेंडा है जो कुछ लोग मानते हैं। तो मिस्टर ट्रंप जो है इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्या होगा? प्रमोशन हो जाएगा राइट विंग पॉलिसी एजेंडा का, ये बात तो लिखी हुई थी। बैलेंस्ड अप्रोच तो नहीं है, तो बांट देगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस करेगा, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी नहीं, राइट विंग एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आंसर इज ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ रिपब्लिकन्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रोच है उनको बैफलिंग क्यों लग रही है? उनको ऐसी क्यों लग रही है कि बहुत ही हैरान कर देने वाली? क्योंकि उनको लग रहा है वो कुछ भी कर रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं दे रहे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। फंडिंग कट्स बहुत छोटे हैं, उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, अनकोऑर्डिनेटेड है, कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, वो कुछ भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कट्स के बारे में तो बात ही नहीं हुई थी। आंसर वॉज सी। चलिए मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने लोगों के मैच हुए आंसर्स। वुल ओवर द आइस, धोखा देना। जंप थ्रू हुप्स, मुश्किल काम करना। अप इन द एयर, अभी भी रिजॉल्व ना होना। बाय द बुक, रूल्स के हिसाब से। गेट डाउन टू बिजनेस, चलो काम स्टार्ट करते हैं। EADB एंड C। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा हर हालत में। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। ठीक है। 40% डिस्काउंट की लास्ट डेट है। आज से परफेक्शन नया वाला स्टार्ट भी हो रहा है। 7 PM आज उसकी फर्स्ट क्लास होगी। तो मिलेंगे हम परफेक्शन 2.0 की पहली क्लास में 7 बजे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, आज के आज ले लेना। परफेक्शन और एडिटोरियल में रेगुलरली आओगे, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मेक श्योर करो सभी लोग रेगुलरली आए परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लासेस। ठीक है। हाँ, आप मुझे कमेंट में सजेस्ट जरूर करना कौन सा सिटी अच्छा हो सकता है। बेसिकली हम लोग ना हर तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एटलीस्ट फूड, वाटर, एयर अच्छी हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा हायरिंग भी इजी हो सके, मतलब जो टीम मेंबर्स हैं वो भी हमें आसानी से मिल सके, जो लोग काम करते हैं हमारे साथ। मैम अभी तो नया घर लिया था बेटा, बट हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता ना। तो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलिए सेशन एंड करें। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।